सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। हूँ ठीक है, तो ये आपका इग्नू का थर्ड ईयर का बुक है। BPSE 142 पोल साइंस का ये बुक है, जो आपका देखेंगे कि इसका बुक का नाम क्या है, वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। यानी कि जो वैश्वीकरण है उसकी दुनिया में भारत की विदेश नीति कैसी रही है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आज के हम सेशन में आपको ये पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण का जो दौर रहा है और भारत ने किस तरीके से विदेश नीति को अपनाया है और क्या-क्या परिवर्तन आया है, उसके बारे में हम पूरे बुक का एनालिसिस विद चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। ठीक है, इसकी मैंने बहुत से पहले वीडियो भी बना रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप डायरेक्ट जाके उस लिंक पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये बता दो कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये टॉपिक है क्या। तो यहाँ पे क्या है, वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। अब भारत की विदेश नीति का मतलब होता है कि भारत ने पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में कैसे उसने अलग-अलग देशों के साथ नीतियों को स्थापित किया है, नीतियां बनाई है। चाहे वो सुरक्षा नीति हो, चाहे आपका बोल सकते हो कि व्यापारिक नीति हो, चाहे आपका राजनीतिक नीति हो, चाहे आपका बोल सकते हो कि शांति स्थापित करने के लिए नीति बनाई गई हो। तो ये सारी नीतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस पूरे बुक में आपके भारत के साथ दूसरे देशों के साथ जुड़ने का रीजन बताएगा कि भारत दूसरे देशों के साथ संबंध और नीतियों को बना क्यों रहा था, रीजन क्या था। ठीक है, तो ये आपका पूरा बुक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का जैसे मैं बात बता ही चुका हूँ, वैश्वीकरण का मतलब ही होता है विश्व का जब एकीकरण हो जाना। यानी कि विश्व के सभी देश एक साथ जुड़कर अपना विकास करने लगे। तो उस दौरान में भारत ने किस तरीके से अलग-अलग देशों के साथ नीतियां बनाई है, चीन के साथ उसकी क्या नीतियां रही, रूस के साथ क्या नीतियां रही, पाकिस्तान के साथ क्या नीतियां रही, पड़ोसी देशों के साथ भारत की क्या नीतियां रही, अमेरिका के साथ क्या नीतियां रही। तो ये सारी बातें हम इन पूरे बुक में पढ़ेंगे। तो हम बात कर लेते हैं हम चैप्टर एनालिटिक्स के बारे में कि चैप्टर में कौन से चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा आज का जो सेशन है, तो हम चैप्टर वाइज देखेंगे लिटिल बिट कि कौन से चैप्टर में आप क्या-क्या बातें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर आ जाता है, फर्स्ट इकाई की बात कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है भारत की विदेश नीतियों का विकास। यानी कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि भारत की जो विदेश नीतियां है ना, उनका विकास कैसे हो पाया भाई, उनका विकास का क्या कारण है, उनके विकास में क्या मतलब परिस्थितियों ने अपने आप को मतलब जन्म दिया। ठीक है, तो हम इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें बात पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं भारत के जो विदेश नीतियों का विकास करने का महत्व कारण क्या था, ये उसके मतलब बोल सकते हैं रीजन क्या था, भारत ने विदेश नीति को अपनाने का उसका विकास कब हुआ। तो ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो भारत स्वतंत्रता आंदोलन, ये भी आपका देखने को मिला कि भारत ने स्वतंत्रता आंदोलन चलाते हुए विदेश नीतियों को अपनाया गया। सबसे सबसे पहले विदेश नीतियों की बात कर ली जाए तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1932 में आपका देखा जाता है विदेश नीतियों को अपनाया गया था। ठीक है, तो नेहरू काल में भी आपका देखा जाएगा कि विदेश नीतियों को अपनाया गया। ठीक है, उसके बाद शीत युद्ध के दौरान भारत ने विदेश नीतियों कैसे अपनाया। एनडीए की जो सरकार बनी, प्रथम एनडीए की सरकार, जो कि आपका देखा जाता है कि पूर्ण रूप से आपका किसने अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 1900 आपके 96 में उन्होंने एनडीए की सरकार के रूप में देखने को मिला था। ठीक है, तो ये सारी बातें आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से भारत में जो राजनीति पार्टी आई और प्रधानमंत्री आए, तो उन्होंने भारत में किस तरीके से अपने बोल सकते हैं कि विदेश नीतियों को आगे बढ़ाया और उनका विकास क्यों किया, ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड चैप्टर में। ठीक है,
तो हमारा सेकंड चैप्टर आपका आ जाएगा भारत की विदेश नीति के निर्धारक। यानी कि भारत के विदेश नीति के निर्धारक की बात की जाए तो भारत में जो विदेश नीतियों के निर्धारक यानी कि निर्धारित, जैसे मान लिया जाए कि धारा, जैसे मान लेते हैं कि कोई कानून लागू होता है तो निर्धारक यानी कि उसमें क्या निर्धारा लागू किया गया है, यानी कि कौन कौन सी बातों। हेलो। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि हम इसमें ये देखेंगे कि भारत में विदेश नीति को अपनाने के क्या कारण थे, इसमें कौन-कौन से कारणों के कारण विदेश नीतियों को अपनाया गया। पहली बात तो ये है कि भाई अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनाया गया था। भौगोलिक कारक है, आर्थिक कारक है, ये कितने हैं? ये सारे आपके कारण बनेंगे कि विदेश नीतियों को अपनाया गया। भाई घरेलू परिवेश यानी कि घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, नेतृत्व व्यक्तिगत को पूरा करने के लिए, ये सारी बातें इसमें पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वीकरण के रूप में आगे बढ़ाने के लिए, भाई लघु उद्योग के लिए भी हम विदेश नीतियों को अपनाएं, शांति स्थापित करने के लिए विदेश नीतियों को अपनाएं। तो ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि भारत में जो विदेश नीतियों को लागू किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, फिर उसके बाद एनडीए की सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान किस तरीके से आपका देखने को मिला कि विदेश नीतियों की स्थिति रही है, तो ये सारी बातें आप पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। अब सेकंड चैप्टर आपको ये भी दिखाएगा कि भाई विदेश नीतियों से क्या-क्या परिवर्तन आए भारत में और भारत ने किस तरीके से अपना डेवलप्ड किया, यानी कि अपने आप में डेवलपमेंट की स्थिति में अपना विकास किया। तो ये आप पर्टिकुलर सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसमें आपका पूर्ण रूप से आपके भारत की विदेश नीतियों के साथ साथ हम भारत के अस्तित्व के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का अस्तित्व कैसा रहा विदेश नीतियों से पहले और उसके बाद भारत के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया, क्या डेवलपमेंट आया। क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर आ जाता है भारत विदेश नीति सिद्धांत और उद्देश्य। ठीक है, अब निर्धारक भी आपके बताए गए थे कुछ पॉइंट्स, अब हम इसमें उद्देश्य पूर्ण रूप से उसमें हम पढ़ेंगे कि विदेश नीति को उद्देश्य क्या थे। तो भाई आपका देखा जाता है कि पंचशील योजना बहुत महत्वपूर्ण रहा। पंचशील योजना के बारे में पढ़ेंगे। गुटनिरपेक्षता की नीति बनी रहे इसलिए भारत ने विदेश नीतियों को अपनाया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय व्यवस्था में उसका अस्तित्व रह सके इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय विवाद का निपटारा कर सके भाई इसीलिए विदेश नीतियों को अपनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय विवाद के निपटारा का मतलब है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कोई लड़ाई मसला किसी देश में हुआ तो भाई विदेश नीति रहेगा तो लड़ाई मसले का कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा। अब मान लो कि भाई रूस और भारत में जो मित्रता है, विदेश नीति अपनाता है भारत, भारत रूस के साथ नीति अपनाता है। अब मान लो कि रूस के साथ नीति नहीं अपनाता तो भाई भारत कौन है, रूस कौन है, कोई मतलब ही नहीं रहता। तब ये बताओ कि भारत के साथ मित्रता बना रहता रूस? नहीं बना रहता। जो मित्र दोनों अच्छे माने जाते हैं पूरे विश्व में कि भारत और रूस जो है बहुत अच्छे मित्र हैं, तो वो मित्रता रहती। अब मित्रता होने का कारण क्या है भाई? जाहिर सी बात है कोई भी विवाद इन दोनों में हो नहीं सकता, कोई भी लड़ाई झगड़े का मसला उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ये क्या है? ये आपका पर्टिकुलर हम चैप्टर नंबर थर्ड में पढ़ेंगे कि भारत की विदेश नीतियों के जो उद्देश्य हैं, राष्ट्रीय तौर पे शांति स्थापित करना, राष्ट्रीय तौर पे संरक्षण स्थापित करना, विदेश नीतियों के आर्थिक मुद्दे को स्थापित करना, आर्थिक मुद्दे का निपटारा करना, वैश्विक आतंकवाद को खत्म करना, ये आपका भारतीय विदेश नीति के मुख्य रूप में आपके सिद्धांत हैं और इसके उद्देश्य हैं। सिद्धांत अलग है, सिद्धांत में ये आ जाएगा कि भारत ने कौन-कौन सी बातों को अपनाया था। ठीक है, जैसे कि गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था, पंचशील योजना को अपनाया था, विश्व स्तर पर शांति स्थापित करना, निशस्त्रीकरण, ये क्या है? भारत के सिद्धांत थे कि भाई हमें ऐसा करना है, हमें एक ऐसा देश का उत्पन्न करना है, एक ऐसे देश का निर्माण करना है कि पूरे विश्व में वो क्या है? निशस्त्रीकरण रहे। भाई वो शस्त्रों का प्रयोग ना करे, जितनी आवश्यकता है उतने ही शस्त्रों का प्रयोग करे, उतने ही शस्त्रों को स्थापित करे या फिर उसको आप बनाए। ठीक है, तो ये सिद्धांत था और उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे अपनी पहचान बनाना, वैश्विक स्तर पे आतंकवाद को खत्म करना, गैर कानूनी व्यवस्था के अनुसार कार्य ना करना, ये सारे आपके इसके उद्देश्य बन जाएंगे। तो ये आपका चैप्टर नंबर थर्ड है जिसमें हम भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य पढ़ेंगे।
ठीक है। तो अब हमारा आ जाता है फोर्थ चैप्टर। तो फोर्थ चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारा फोर्थ चैप्टर का नाम है भारत विदेश नीति निर्माण संस्थाओं और तंत्र। तंत्र का मतलब आपको पता ही है, एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि भारत विदेश नीति निर्माण, यानी कि भारत ने विदेश नीति का निर्माण किया है। तो उसमें आप ये देखेंगे कि भाई निर्माण का प्रोसेस, ये कैसे निर्माण होता है विदेश नीति। तो इसमें आपका देखा जाता है विदेश नीति, जैसे कि मान लो कि हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो आप लोग, मैं यहाँ पे क्या है, भारतीय विदेश नीति निर्माण, कैसे निर्माण होता है विदेश नीति। अब जैसे मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मेरे को यहाँ पे अनुपमा आप बताओ कि सब्जी को बनाने का, निर्माण करने का, मतलब सब्जी पकाते हैं उसका निर्माण करने का प्रोसेस क्या है। अनुपमा टेल मी। हाँ, तो इट मीन जैसे अनुपमा ने बताया कि पहले हम सब्जी के बनाने या फिर निर्माण करने का प्रोसेस क्या है। भाई पहले उसको अच्छे से वॉश करेंगे, उसके बाद उसको कट करेंगे, उसके बाद कढ़ाई डालेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे, उसके बाद जीरा डालेंगे, जो भी एनीथिंग एल्स सब चीज़ डाल के उसके बाद फ्राई करेंगे, उसके बाद मसाले वसाले डाल के कुछ टाइम तक पकाएंगे और वो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से भारतीय विदेश नीति निर्माण का एक प्रोसेस होता है कि भाई आपका देखा जाता है कि भारतीय विदेश नीति को 3-4 स्थानों पर पहले आपको लागू किया जाता है। वो कौन-कौन से पढ़ोगे? विदेश नीति निर्माण में सबसे पहला स्थल आता है आपका विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय के पास ही भारतीय विदेश नीति का पर्चा जाता है कि भाई भारत है ना, इस देश से अपना संबंध स्थापित करना चाहता है। इस देश से वो ये नीति बनाना चाहता है। तो वो विदेश मंत्रालय पहले छानबीन करेगा। उसके बाद विदेश मंत्रालय सेकंड स्टेप भेजेगा प्रधानमंत्री मंत्रालय। प्रधानमंत्री मंत्रालय में आपका देखा जाता है प्रधानमंत्री की स्थिति पाई जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रालय में कार्यालय या फिर मंत्रालय में यहाँ पे देखा जाएगा कि यहाँ पे कार्य करने वाले कुछ नेता होते हैं जो प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। तो फिर विदेश मंत्रालय द्वारा जो पर्ची, यानी कि जो नीति बनाने की बात चल रही है, उसका एनालिसिस अब फिर ये करता है। उसके बाद सुरक्षा और कैबिनेट समिति। भाई कोई भी नीति बनाई जाए, अब मान लो कि भारत किसी देश से नीति बना रहा है, तो भाई वो भी देखेगा ना कि यार ये नीति बना रहे हैं तो यार इसमें लोगों की, भारत के लोगों की सुरक्षा खतरे में तो नहीं पड़ रही। तो ये क्या काम करता है, सेकंड स्टेप क्या आता है, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति। कैबिनेट समिति क्या करता है, सुरक्षा का ध्यान रखता है कि भाई इस नीति से भारत के किसी भी, मतलब बोल सकते हो आर्थिक, चाहे बोल सकते हो सामाजिक, या फिर बोल सकते हो राजनीतिक तरीके से सुरक्षा भंग तो नहीं हो रहा। तो ये आपका प्रोसेस होता है। और भी यहाँ पे 3 स्टेप है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या कहेगा कि भाई वो देखेगा कि यहाँ पे अपनी सलाह रखेगा, नहीं यार इस नीति से तो ये हो सकता है, हमारे इस नीति से इस जाति पर आघात पहुंच सकता है, चोट पहुंच सकता है, तो ये सलाह देता है। ठीक है, उसके बाद संसद में आता है। उसके बाद आपका बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से आपके अलग प्रोसेस क्या हो जाए, संसदीय समिति, उसके बाद नीति विशेषज्ञ समूह। ये सारा क्या है, भारतीय विदेश नीति निर्माण का एक प्रोसेस है। यानी कि विदेश मंत्रालय से शुरू होके नीति विशेषज्ञ समूह तक ये प्रोसेस चलता है। तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। और एक लास्ट पॉइंट, संस्थाएं और तंत्र। संस्थाएं तो हमने पढ़ लिया कि ये संस्थाएं थी भाई। ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है, तो ये आपकी संस्था था। ठीक है, ये जितना मैंने आपको बोला ये संस्था था। इन संस्थाओं के माध्यम से ही ना भारत के में विदेश नीति को निर्माण किया जाता है। अब ये तंत्र आ जाएगा, तो यहाँ पे तंत्र पढ़ेंगे कि भारत में विदेश नीति के निर्माण के बाद जो आपके पॉइंट्स अपनाए जाते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपका पहला खंड कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं सेकंड खंड में। तो सेकंड खंड में आपका देखा जाएगा कि कुछ टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स उन देश के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रमुख शक्तियों के प्रति भारत की नीति पढ़ेंगे। सेकंड खंड का क्या मतलब टॉपिक है, प्रमुख शक्तियों के प्रति, यानी कि जो महाशक्तियां है ना, जो महाशक्ति देश है ना, उनके प्रति भारत की नीति पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 आता है अब यूएसए,
यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रति भारत की विदेश नीति। तो ये पूरा चैप्टर है ना, इसमें ये देखेगा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है ना, उसके प्रति भारत ने विदेश नीति कैसे अपनाया है, उसके बारे में हम ये चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका देखा जाएगा कि भाई शीत युद्ध के चरण में, यानी कि शीत युद्ध का जो काल रहा है 1947 से लेके 1991 तक, उसमें भारत ने अमेरिका के साथ कैसे अपने मेल मोटाव किया, या फिर बोल सकते हो कि उसके साथ संबंध स्थापित किया। ठीक है, तो ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि रक्षा संबंधों का उत्तरदायी पहल जो है आपका देखने को मिला कि भारत ने जिस तरीके से अपनी सुरक्षा के लिए वो नीतियों को अपना रखा था, जिस तरीके से वो अपने नीतियों को लिए आगे बढ़ रहा था, तो ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। उसके तत्पश्चात चैप्टर नंबर 5 में ये भी पढ़ोगे आपकी जो आपका संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका है, उसके प्रति भारत ने कैसे नीतियों को अपनाते हुए परमाणु परीक्षण को पूर्ण किया, और परमाणु परीक्षण पूर्ण करते समय अमेरिका ने किस तरीके से भारत के प्रति रुख अपनाया था। अब जैसे क्या है कि इस चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कि अमेरिका ना भारत को सपोर्ट करता है। ठीक है, एक समय आता है जब भारत में आपका भुखमरी का समय आता है, तो आपका देखने को मिलता है कि ये समय काल 1973 के आसपास का रहता है। तो उसमें भुखमरी के समय अमेरिका क्या है, भारत को सपोर्ट करता है। वो अमेरिका क्या है, भारत को इतने मतलब गेहूं प्रदान करता है ताकि जो भारत के लोग हैं ना, उनकी खाने की आपूर्ति पूरी हो सके। और वो पूरे विश्व में एक ऐसा इतिहास रचता है उस समय की बात, यानी कि 1973 के आसपास की बात में, वो भारत पर जो कर्ज की बात किया जाए तो वह आपका देखने को मिलता है कि पूर्ण रूप से कि पर्टिकुलर 2 बिलियन 2 बिलियन डॉलर की राशि को वो माफ करता है भारत के प्रति, यानी कि वो इतना अनाज देता है 2 बिलियन डॉलर, उस समय की बात है। ठीक है, 2 बिलियन डॉलर की खान पान की व्यवस्था को पूरा करते हुए वो माफ करता है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में वो अमेरिका को देता है। तो ये सारी बातें इसमें पढ़ोगे तो अमेरिका किस तरीके से वो अपने आर्थिक व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ता है, और तथा ये भी देखे होंगे कि अमेरिका जब भारत है ना परमाणु परीक्षण पूरा करता है, तो अमेरिका किस तरीके से अपना रुख अब बदलने लगता है। तो ये सारी बातें पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें आप ये देखोगे कि मोदी सरकार के द्वारा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ जुड़कर उन्होंने अपनी नीतियां स्थापित किया। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी यहाँ पे जिक्र आता है चैप्टर नंबर 5 में कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किस तरीके से भारत के साथ नीतियां स्थापित किया गया। तो ये चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा अगला आ जाता है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है हमारा रूस के प्रति भारत की नीति, यानी कि रूस। अब यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे अब कंटिन्यूस आप लोग एक एक देश के बारे में पढ़ते जाओगे। ठीक है, अमेरिका से शुरू हुआ तो आपका चीन तक पढ़ोगे, पड़ोसी देशों तक पढ़ोगे, पाकिस्तान भी पढ़ोगे। ठीक है, तो अब हमारा चैप्टर नंबर 6 है रूस के प्रति भारत की विदेश नीति। भाई रूस के प्रति भारत की विदेश नीति बहुत ही सामंजस्य के रूप में रहा है। इसमें आप पढ़ोगे कि भारत जो है रूस से पहले सोवियत संघ के रूस से पहले आपका सोवियत संघ हुआ करता था। तो सोवियत संघ क्या था, भारत को अपना मित्र बनाने में हिचकिचा रहा था। भारत भी भाई आपका देखा जाएगा कि हिचकिचा रहा था। तो ये सारी बातें चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, और हिचकिचाने का एक रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आपको चैप्टर से रूबरू हो जाओ। देखो, कहने का मतलब ये था कि भाई भारत गुलाम रह चुका था। ठीक है, भारत को आज़ादी कब मिली थी? 1947 में। ठीक है, और शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? सोवियत संघ का वर्चस्व कब था? आपका देखा जाता है इसी समय वर्चस्व था, महाशक्ति के रूप में था। तो भाई सोवियत संघ देख रहा था कि भाई ये तो गुलामी मतलब ये तो एक गुलाम देश रह चुका है, इसमें मैं अपनी मित्रता करके मेरे को क्या फायदा हो सकता है। सोवियत संघ इस कारण हिचकिचा रहा था। अब भारत इस कारण हिचकिचा रहा था कि यार मैं तो यार गुलाम रह चुका, मेरे पे राज कोई कर चुका है, अब ये एक महाशक्ति है, ये कहीं मेरे को फिर गुलाम ना कर ले। भारत इस कारण हिचकिचा रहा था।
तो ये क्या हुआ, हिचकिचाने का प्रोसेस है ना धीरे धीरे समाप्त हुआ तब, जब यहाँ पे अपना देखा कि भारत ने अपने आप को धीरे धीरे विकसित करने का प्रोसेस में थोड़ा आगे बढ़ा। तो उसके बाद सोवियत संघ इसके साथ सपोर्ट किया। उसके बाद दोनों दोनों देश दोनों एक दूसरे का साथ देने लगे। ठीक है, अब उसके बाद सोवियत संघ देखा कि जिस तरीके से ये साम्यवाद को अपना रखा था, तो सोवियत संघ चाहता था कि भारत भी साम्यवाद को अपनाए। लेकिन वो देखा कि भारत साम्यवाद को अपना नहीं रहा, तो उसने ये भी देखा कि भाई वो पूंजीवाद को भी नहीं अपना रहा। तो सोवियत संघ को ये बात अच्छी लगी कि चल मेरे साथ नहीं लिया तो अपने दूसरे के साथ भी नहीं है, तू अपना अलग है। तो सोवियत संघ ने इस थिंकिंग को देखा बेटर है, तो फिर उसके बाद भारत ने सोवियत संघ ने भारत के साथ थोड़ी बहुत नीति वहां से बनाई। उसके बाद इसमें आप चैप्टर नंबर 6 में ये भी पढ़ेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी कि सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है 1991 में, तो उस समय भारत किस तरीके से रूस के साथ संबंध स्थापित करने लगता है, रूस के साथ जुड़कर अपने आप को आगे बढ़ाने लगता है, वेपन्स के तौर पे ज़्यादा वो अपने आप को रूस के साथ जोड़कर रखता है। तो ये सारी बातें चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर 7 का। तो हमारा चीन, चीन के प्रति भारत की विदेश नीति संरचना। पहली बात तो यह है कि चीन विवाद आप लोग तो सुनते ही हो कि भारत ने चीन के साथ जो नीति अपनाई है थोड़ी बहुत सही भी रही। स्टार्टिंग की बात की जाए तो चीन का रवैया पहले से ही भारत के साथ रूखा रूखा सा रहा है। रूखा रूखा सा रहा है कि शुरू से ही चीन ने अपने आप को एक बोल सकते हैं कि घुसपैठ के रूप में रखा है। भारत का जो क्षेत्र है तिब्बत का मुद्दा महत्वपूर्ण कारण रहा है। ठीक है, सीमा विवाद सबसे ज्यादा इसमें रहा है। बातचीत समझौता आप इसमें पढ़ोगे, भारत चीन आर्थिक संबंध के बारे में पढ़ोगे, और उसके बाद बेल्ट एंड रोड व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी व्यवस्था इसमें ज्यादातर यही है कि जो भारत है ना, चैप्टर नंबर 7 में ये दिखाएगा कि भारत ने चीन के साथ रवैया शुरू से ही, और चीन ने भारत के साथ शुरू से ही रवैया जो रखा है ना, वो एक मनमुटाव वाला रखा है। चाहे वो तिब्बत मुद्दा के रूप में हो, सीमा विवाद के रूप में हो, बातचीत समझौता करने की व्यवस्था में भी आपका देखा गया कि चीन क्या है, भारत को हमेशा दबाते आया। ठीक है, तो ये सारी बातें आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। अब इसमें एक बात और भी पढ़ोगे कि जो भारत है ना, कभी भी चीन को गलत नहीं कहा, गलत नहीं बोलता। जब वो उसका रवैया ऐसा होता है तभी चीन का विवाद करता है। तो ये है कि भारत इसमें, भारत की जो नीति रही है वो बातचीत समझौते के ऊपर बहुत बार रहा है। लेकिन चीन अपने आप को, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, भारत के सीमाओं को अपने अंदर हथियाने के लिए, या फिर तिब्बत मुद्दा पे शुरू से ही मनमुटाव का रहा है। तो ये पूरा चैप्टर आपका देखा जाएगा कि विवादास्पद रहा है दोनों देशों के बीच। ठीक है, आज भी बड़े पैमाने पे आप देख सकते हो भाई चीन आज भी घुसपैठ करता रहता है भारत के क्षेत्रों में। अब उसके बाद हमारा खंड 3 आता है, भारत की दक्षिणी एशिया नीति। यानी कि भारत में जो दक्षिणी एशिया है ना, उन देशों के साथ भारत की नीति को रही क्या क्या रही है, तो उन देशों के बारे में भी अब चलेंगे। तो अब आ जाता है हमारा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 8 है पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति। अब इसमें सिंपल सा लैंग्वेज ये भी पढ़ोगे कि भाई जो पाकिस्तान है ना, चीन का जो विवादास्पद रहा है उसका फायदा बहुत उठाता है। इसमें ये भी देखने को मिलेगा कि चीन जो है जिस तरीके से भारत का विवाद करता है, जिस तरीके से भारत का विद्रोह करता है, तो पाकिस्तान इसका फायदा उठा के वो भी सीमाओं को हथियाने का प्रयास करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, देश रियासतों को अपने अंदर हथियाने का प्रयास करता है। और उसके बाद इसमें चैप्टर नंबर 8 में ये भी देखोगे कि जम्मू कश्मीर का जो व्यवस्था है, जम्मू कश्मीर का अलग करना या फिर पाकिस्तान देश की अलग मांग करना, ये आप बोल सकते हो कि इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध है वो भी आप देखोगे कि 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। 1971 में भी आपका देखा जाएगा कि बांग्लादेश को मुक्त करने के लिए वो भी आंदोलन हुआ था। कारगिल युद्ध भी आप इसी में पढ़ोगे। ठीक है, अब सिंधु जल संधि भी आप इसी में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, उसके बाद कूटनीति किस तरीके से भाई पाकिस्तान करते आया है,
लाहौर यात्रा के व्यवस्था में किस तरीके से उसने अपने आप को हमेशा अलग तरीके से बोल सकते हो आतंकवादी रूप में रहा है। लाहौर आतंकवाद व्यवस्था के रूप में ज़्यादा जाना जाता है ना कि भाई खतरा वहाँ पे ज़्यादा रहता है भारतीय लोगों के लिए। आगरा शिखर सम्मेलन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रतिरोधी कूटनीति, यानी कि अब इसमें क्या है कि पूरा क्या है ना भारत और पाकिस्तान का कभी भी रवैया प्यार या फिर बोल सकते हो मनमुटाव के अलावा इसमें भी देश में नहीं देखने को मिला। युद्ध और जो पाकिस्तान बल सॉरी जो चीन है उसके रवैये को पाकिस्तान महसूस करते हुए चीन का सहयोग भी करता है और चीन से सहयोग लेते हुए पाकिस्तान भारत को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाना या फिर उसके क्षेत्रों को हथियाने का प्रयास या फिर जम्मू कश्मीर पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास शुरू से करता आया है, जो कि आज भी देख सकते हैं, जिसके तहत हमारा आतंकवादी व्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा आप भारत भारत में पाकिस्तान के द्वारा देख सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से कश्मीर मुद्दे के ऊपर वो आतंकवादी व्यवस्था के रूप में अपने आप को विकसित करता है। क्लियर है? तो ये आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया एवरीवन? अब उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है 9 चैप्टर। हमारा 9 चैप्टर है। अब 9 चैप्टर में हम ये देखेंगे कि अन्य पड़ोसियों के प्रति भारत की नीति, यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश है ना उनके प्रति भारत का जो विदेश नीति है उसके को कैसे रहे हैं। तो हम इसमें बांग्लादेश का स्वरूप देखेंगे, ठीक है। तो बांग्लादेश में आपका देखा देखा जाएगा द्विपक्षीय संबंधों का आयाम, यानी कि दो पक्षों का स्वरूप देखने को मिलता है। उसके बाद 2008 में जो संबंध रहे बांग्लादेश के साथ वो कैसा रहा है। उसके बाद म्यांमार के बारे में पढ़ेंगे कि म्यांमार में भारत किस तरीके से अपना नीति अपनाता है। भूटान के बारे में पढ़ेंगे, बांग्लादेश म्यांमार भूटान और पूर्वोत्तरी क्षेत्र जो है यानी कि पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेपाल के बारे में, श्रीलंका के, मालदीव और अफगानिस्तान, इन सभी भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। इनका स्वरूप कैसा रहा है, इन्होंने इनके साथ भारत ने कैसे नीतियां अपनाई है। तो पहली बात तो यह है कि देखो इसमें एक बात ध्यान रखना, जितने भी पड़ोसी देश है ना उनके साथ ना भारत शुरू से ही बहुत बेहतरीन नीतियों को स्थापित करना चाहता है और करना करते हुए आया भी है। क्योंकि देखो भारत ने शुरू से एक बात तो बहुत अच्छे से सीख लिया है कि भाई अपने आसपास के देशों को अपने साथ मिलाकर या फिर अपने देशों अपने आसपास के देशों से जुड़कर रहकर ही हम अपना विकास कर सकते हैं, अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं, ठीक है। तो भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ बहुत अच्छी नीतियों को अपनाया है, जिसमें आपका नेपाल आता है, भूटान आता है, म्यांमार आता है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। तो इसमें आपका देखा जाता है श्रीलंका के साथ भी किस तरीके से बोल सकते हो जल संधि होता है, यानी कि जल संधि आपने पढ़ा भी होगा कि श्रीलंका का जल संधि जो है वो कैसे होता है। तो ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अब बात कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर 10 की। तो हमारा चैप्टर नंबर 10 है हमारा खंड 4 स्टार्ट हो जाता है भारत और विभिन्न क्षेत्र, यानी कि भारत और विभिन्न क्षेत्र के साथ कैसा रहा है। तो यहाँ पे है चैप्टर नंबर 10 है भारत के एक्ट ईस्ट नीति, यानी कि भारत ने एक्ट ईस्ट नीति जो अपनाई थी उसके रूप में क्या रहा है उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। तो लुक ईस्ट नीति का मतलब है कि भाई अब भारत क्या है कि यहाँ पे कुछ एक्ट लागू करता है, उस एक्ट में कुछ कुछ देखता है कि भाई उन देशों पे ध्यान दिया जाए। तो इससे पहला आ जाता है आपका लुक ईस्ट नीति। लुक मतलब होता है देखना, ध्यान से सुनिएगा, ये नीति है जो भारत के द्वारा अपनाई गई थी। लुक ईस्ट नीति यानी कि भारत ने ये बात बोला कि भाई हम उन देशों को देखें जो विकसित नहीं हुए हैं, उनको ध्यान रखें, उनके विकास के लिए हम सोचे। अब जैसे लुक मतलब होता है देखना, यानी कि उन देशों को देखें जिनका विकास नहीं हो पा रहा, जो आज भी गरीब है, उन देशों का जो आज पिछड़े हैं। तो भारत ने लुक ईस्ट नीति के रूप में उन देशों पे ध्यान देने के लिए अपने आप को आगे रखा जो अपने आप में पिछड़े थे। भारत उन पे ध्यान देने के लिए लुक ईस्ट नीति लेकर आया था।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है। उसके बाद ईस्ट की ओर देखने ईस्ट नीति यानी कि भाई जो ईस्ट के देश हैं, यानी कि जो आपका देखा जाता है साउथ ईस्ट जो आता है, जैसे सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाता है, तो जो डायरेक्शन होता है, तो ईस्ट का जो डायरेक्शन है ना, उन देशों के प्रति अपना रुझाव रखे, क्योंकि जो ईस्ट के जितने भी देश है, वो आपका देखा जाता है उनकी आर्थिक और राजनीतिक और बोल सकते हो रक्षात्मक जो नीति है ना, वो कमजोर है। तो भारत ने ईस्ट की ओर देखे को अपनाया, यानी कि ईस्ट के देश जो है, सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए, साउथ ईस्ट जैसे डायरेक्शन हो गया, साउथ नॉर्थ ईस्ट, और बोल सकते हो कि ये जितने भी डायरेक्शन है, उन डायरेक्शन के प्रति ईस्ट में देखने के लिए भारत ने बोला कि भाई हम उन देशों के साथ ध्यान दें कि जो ईस्ट में रहते हैं, उन देशों पे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारी बातें आप अलग अलग एक्ट के तहत हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है, अब वॉइस आ रही है क्लियर? तो अब हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 है हमारा भारत तथा मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया। तो इसमें हम ये देखेंगे कि भारत और मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के साथ कैसा उसका संबंध रहा है। तो मध्य एशिया की बात कर लीजिए तो अर्थव्यवस्था, राजनीति व्यवस्था, भू सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य एशिया में इसने क्या किया कि ज़्यादातर आर्थिक व्यवस्था के रूप में अपने आप को विकसित किया, राजनीतिक व्यवस्था के रूप में अपने आप को विकसित किया, और भू सामाजिक व्यवस्था के रूप में अपने आप को विकसित किया। तो ये आपका मध्य एशिया के रूप में इसका संबंध रहा है भारत ने। ठीक है। अब पश्चिमी एशिया की बात कर ली जाए तो पश्चिमी एशिया में सुरक्षा के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए, संस्कृति के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए, ठीक है, और द्विपक्षीय संबंध के लिए, यानी कि दोनों पक्ष का संबंध होना चाहिए। इसके बाद के लिए अलग अलग देशों के साथ, जिस तरीके से भारत ने पश्चिमी एशियाई देशों के साथ संबंध बनाया, तो ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11 में ये भी पढ़ेंगे कि भारत की जो पूर्व की ओर देखो, यानी कि लुक वेस्ट। ठीक है, हमने ईस्ट पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में। अब ये कह रहा है कि पूर्व की ओर देखो, यानी कि पूर्व के जितने भी देश हैं उनकी ओर देखे, यानी कि पश्चिम के जितने भी पूर्व के देश हैं पश्चिमी एशिया के तरफ, वो आपके पूर्व की ओर देखने के लिए भारत ने अपने आप को इसमें नीतियों को अपनाया था। क्लियर हो गया? तो ये सारी बातें अब इसमें आपका पर्टिकुलर बताएगा कि भाई इन देशों के साथ किस तरीके से भारत ने अपने आप को विकसित किया और अपने आप का विकास स्तर में अपने आप को तत्पर रखा। तो ये चैप्टर नंबर 11 था। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 12 की। तो हमारा चैप्टर नंबर 12 है आपका अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के प्रति भारत की नीति। यानी कि अफ्रीका है और लैटिन अमेरिका है के प्रति भारत की नीति। अब देखो क्या अफ्रीका का महत्व, और इसमें हम ये देखेंगे भारत है ना अफ्रीका के साथ कैसे जुड़ता है। ठीक है, भारत के साथ अफ्रीका का कैसा संबंध रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए ना, तो अफ्रीका का जो संबंध रहता है ना, तो वो भारत के साथ जो देखा जाए, यहाँ पे स्थिति महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, नेताओं की स्थिति में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी कि अलग अलग नेताएं आए, जिस तरीके से अफ्रीकी देश के जो यात्री थे, जो नई दिल्ली से विदेश नीति को स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, उपनिवेशवाद की व्यवस्था यहाँ पे अफ्रीका के द्वारा आई, नक्सलवादी व्यवस्था जिस तरीके से अफ्रीका में चल रहा था, उस तरीके से गांधी जी ने कैसे रंग भेद को समाप्त किया। ठीक है, और अफ्रीका में भारत के जो बोल सकते हो एक आम नागरिक, जिस तरीके से गांधी जी अफ्रीका में जाकर वहाँ पे रंग भेद को खत्म करके और व्यापारिक दृष्टि के रूप में अपने आप का अस्तित्व स्थापित किया। तो ये सारी बातें हम अफ्रीका में चैप्टर नंबर ये 12 में पढ़ेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे लैटिन अमेरिका का भी जिक्र आता है। तो देखो लैटिन अमेरिका का जो संबंध है ना भारत के पास, वो बहुत ज्यादा मतलब देखा जाए तो सिंपल सा थोड़ा मनमुटाव की स्थिति में रहा है। भारत और लैटिन अमेरिका दोनों ही मौलिक कर्तव्यों पे आधारित थे। लैटिन अमेरिका भी भाई मौलिक कर्तव्य, यानी कि बोल सकते हो कि
जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है? यानी कि बोल सकते हैं कि सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो हमारा भारत के प्रति भी तो कुछ कर्तव्य है ना, ठीक है? तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य जैसे भारत ने अपनाया, तो लैटिन अमेरिका इससे पहले अपना रखा था। क्यों? क्योंकि बात की जाए तो अमेरिका क्या है, आपका देखने को मिलता है कि मौलिक अधिकारों को मानता है, बहुत पहले से, ठीक है? उसने ही अपना रखा था। तो मौलिक कर्तव्य हमारे मौलिक अधिकारों में ही जुड़े रहते हैं, ठीक है? यानी कि सिंपल सा लैंग्वेज ये बोलूँ तो अमेरिका लैटिन अमेरिका ने मौलिक कर्तव्यों को अपना रखा था। तो यानी कि मौलिक जो उसने अपनाया था तो भारत ने भी इस अपना लिया मौलिक कर्तव्य। तो क्या हुआ? तो लैटिन अमेरिका ने सोचा यार भारत ने भी अपना लिया। तो यहाँ पे क्या सिमिलरिटी दोनों में पा गया कि भाई तूने ऐसा कर रखा है, भारत ने भी भारत को भी अच्छा लगा तो मैंने भी कर लिया। तो ये क्या है सिमिलरिटी होने के कारण थोड़ा अपने आस में अपने पास आ गए। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि धीरे-धीरे इन्होंने अपने आप में आपका बोल सकते हो कि इसमें ये देखा जाएगा स्पेनिश और पुर्तगाली नौकरशाही व्यवस्था, ठीक है? तो ये सारी बातें देख के आपका देखने को मिलता है कि अमेरिका सॉरी लैटिन अमेरिका और भारत का जो संबंध है वो थोड़ा बोल सकते हैं कि थिंकिंग के अकॉर्डिंग यानी कि दोनों के जो अपनाने के तौर तरीके हैं उसके कारण क्या हुआ कि दोनों की सिमिलरिटी मिली और आर्थिक संबंध में थोड़ा आगे बढ़े, राजनीतिक संबंध भी अपने आप को आगे बढ़ाए और रक्षा रक्षा संबंध भी इन्होंने अपने आप में आगे बढ़े थे। ठीक है? क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 13। हमारा चैप्टर नंबर 13 है तो हमारा चैप्टर नंबर 13 से पहले हमारा ये चैप्टर नंबर सॉरी खंड 5 आ जाता है वैश्विक दुनिया में भारत की चिंताएं। यानी कि खंड 5 है तो हम चैप्टर नंबर 13 देख लेते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 13 का नाम है सुरक्षा चिंताएं। अब क्या है कि इसमें ये पढ़ेंगे कि भारत है ना सुरक्षा के प्रति बहुत सी चिंता ले रखा है कि नहीं यार पड़ोसी देशों के भी हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, हमारे देशों में भी सुरक्षा होनी चाहिए, आतंकवादी व्यवस्था समाप्त हो जाना चाहिए, ऊर्जा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा यानी कि साइबर क्राइम होता है ना, ठीक है? तो ये सारी बातें आपका देखा जाता है कि भारत ने इन सभी बातों को अलग-अलग तौर तरीके से ये चैप्टर नंबर 13 में आपको बताएगा कि भारत ने कैसे इन चिंताओं को ग्रहण कर रखा है। कि नहीं भाई पड़ोसी देशों का विकास होना चाहिए, पड़ोसी देशों के साथ हम अपना विकास कर सकते हैं, पड़ोसी देशों के साथ जुड़कर हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद पड़ोसी देशों के साथ भाई हम अपनी शक्तियों को आगे बढ़ाएं, ठीक है? हमारे ऊपर किसी प्रकार का आतंकवादी हमला ना हो इसके प्रति आपका क्या है कि भारत सुरक्षा को लेके एग्रेसिव है, जिसके कारण क्या कर रहा है वो दूसरे देशों के साथ जुड़ जुड़ कर अपनी नीतियों को स्थापित कर रहा है ताकि भाई वो अपने आप को भी और पड़ोसी देशों दोनों को सेफ रख सके। ठीक है? तो ये चैप्टर नंबर 13 में आप पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 14 का। तो हमारा चैप्टर नंबर 14 है पर्यावरणीय संबंधित चिंताएं। अब देखो पर्यावरण को लेके भी भारत है ना बहुत ज्यादा एक्टिव है। चाहे आपका देखा जाता है कि हमारा ओजोन लेयर इसमें ये भी देखेंगे कि ओजोन लेयर कैसे दिन प्रतिदिन पतला होता जा रहा है, ओजोन ओजोन लेयर दिन प्रतिदिन खतरे में जा रहा है। ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। तो वैश्वीकरण की दुनिया में पर्यावरण जैसे किस तरीके से हावी मतलब पर्यावरण पर नुकसान पहुंच रहा है, तो इस बात को भी लेकर भारत क्या है दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, पर्यावरण को मतलब बचाया जा सके। इसलिए क्या है वैश्वीकरण को अपना रहा है भारत ताकि वो दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करके आपका देखा जाता है कि भारत पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। इसीलिए क्या कर रहा है पर्यावरणीय संबंधित चिंताओं को ग्रहण कर रखा है, जिसके तहत यहाँ पे क्या है कुछ प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता। ये सारी समझौता और प्रोटोकॉल जो है हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भारत के द्वारा अपनाया जाता है या फिर लागू करवाया गया है। ठीक है? तो ये आप चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। ठीक है? अब उसके बाद ये भी देखने को मिला कि भारत ने
किस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अलग-अलग कानून व्यवस्था तथा कदम उठाए हैं। तो ये आप चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, आर्थिक संबंध। अब इसमें ये देखेंगे कि चैप्टर नंबर 15 है हमारा आर्थिक संबंध यानी कि इकोनॉमिकल रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं आर्थिक संबंध जो है आपका भारत का आर्थिक जो स्थिति है दिन प्रतिदिन उसका संबंध है कैसा बनता रहा। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा इसमें ये भी देखेंगे कि हमारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हमारा जब भारत आज़ाद नहीं था तो उस समय आर्थिक संबंध उसका कैसा रहा है। ठीक है, अब आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था के रूप में आज़ादी के बाद उसका क्या स्वरूप रहा है, भारत में आर्थिक व्यवस्था है वो कैसे आज़ादी के बाद कैसे वो आर्थिक व्यवस्था के रूप में अपने आप को विकसित किया, ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि भारत बनाम आसियान यानी कि एशियान के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद G20 के रूप में भारत की स्थिति देखेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद ये भी देखेंगे कि दक्षिणी एशिया में भारत का व्यापारिक संबंध कैसा रहा है, उसके बारे में ये देखेंगे। उसके तत्पश्चात 2030 के दौरान भारत का स्वरूप कैसा हो जाएगा, ये भी इसमें थोड़ा बहुत इनकमिंग फ्यूचर कैसा रहेगा 2030 तक, तो वो सारी बातें आप चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे। तो ये आपका पूरा चैप्टर पूरा ये बुक था पूर्ण रूप से जो कि अब कंप्लीट होता है। ये आपका थर्ड ईयर का बुक था BPSE 142 यानी कि वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति के साथ साथ हमने सारी बातें विदेश नीति के दौरान ही पढ़ी कि इसमें कौन कौन सी नीतियों को अपनाते हुए भारत अपने आप को विकसित किया है वैश्वीकरण की दुनिया में। ठीक है, तो ये पूरा आपका बुक था अकॉर्डिंग टू चैप्टर एनालिसिस के अकॉर्डिंग। आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो मैं इसकी कुछ वीडियोस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे डायरेक्ट जाके विजिट कर लीजिएगा। ओके एवरीवन। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।